सो अब आते हैं जावा के फर्स्ट प्रोग्राम पे। तो फर्स्ट प्रोग्राम बहुत सिंपल होता है। इसमें क्लास बनाते हैं हम, एक क्लास बनाएंगे बस, जो कि जिसमें कि मेन होगा, मेन मेथड होगा। तो हमेशा जो कंपाइलेशन होता है वो तो पूरे प्रोग्राम का होता है। पूरा प्रोग्राम कंपाइल होके बाइट कोड बनाता है, लेकिन जब रन होता है, एग्जीक्यूशन की बारी आती है, तब वो मेन मेथड मेन क्लास से होता है। जिसके मेन क्लास मतलब जिसके अंदर मेन मेथड होती है। तो एग्जीक्यूशन जो होता है वो मेन क्लास से होता है। तो सबसे पहले आता है क्लास। जब प्रोग्रामिंग लिखेंगे हम तो क्लास, फिर क्लास नेम। तो जो क्लास कीवर्ड है उसके बाद जो क्लास नेम आ रहा है उसका पहला अल्फ़ाबेट अपर केस लेटर होना चाहिए। अपर केस इसलिए होना चाहिए क्योंकि ऐसा जावा की गाइडलाइंस में लिखा हुआ। जैसे कि पेप पाइथन के लिए गाइडलाइन, वैसे ही जावा ने दी हुई है अपनी गाइडलाइंस कुछ। अब ऐसा नहीं है कि अगर फर्स्ट अपर केस लेटर नहीं होगा तो एरर आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, प्रोग्राम स्मूथली चलेगा फिर भी। पर एक गाइडलाइन है। इंटरव्यू में या फिर किसी प्रोजेक्ट में आपने ऐसा लोअर केस लिख दिया तो हो सकता है इंटरव्यूअर आपको रिजेक्ट कर दे, या फिर जो पूरी एक प्रोजेक्ट कम्युनिटी में आप सब ये गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं तो आपको भी करना चाहिए, ताकि एक दूसरे डेवलपर्स को दूसरे कोड देखने में प्रॉब्लम ना हो, बस ये। और वैसे भी जावा में जितने भी प्री डिफाइंड क्लासेस होते हैं उनका फर्स्ट अल्फ़ाबेट अपर केस होता है। तो आप भी जो क्लास बना रहे हो उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट अपर केस रखोगे तो पता चलेगा कि ये क्लास है, इसीलिए। तो क्लास, फिर क्लास नेम, टेस्ट दे दिया हमने, समझ लो। फिर अंदर क्लास के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और फिर ब्रैकेट में स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स ARGS क्लोज। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये चार वर्ड जो हैं। पब्लिक है एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर मतलब जो कि ये जो मेन क्लास बन रही है इसका एक्सेस डिफाइन करता है कि ये कहाँ कहाँ से एक्सेसिबल है। तो ये पब्लिक इसलिए, मेन क्लास का एक्सेस मॉडिफायर हमेशा पब्लिक होता है, क्योंकि मेन क्लास को कौन कॉल करता है? मेन क्लास को कॉल करता है JVM। तो JVM अगर मेन क्लास का एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट होगा तो JVM उसको एक्सेस ही नहीं कर पाएगा, तो प्रोग्राम रन कैसे होगा? इसलिए मेन का हमेशा पब्लिक होता है एक्सेस मॉडिफायर। अब पब्लिक स्टैटिक। स्टैटिक मतलब स्टैटिक होता है नॉन एक्सेस मॉडिफायर, इसको बोलते हैं नॉन एक्सेस मॉडिफायर। तो ये स्टैटिक का एक्चुअली मतलब ये होता है कि जब हम क्लास बनाते हैं, मतलब क्लास में कुछ मेथड्स होती हैं, अगर उसमें ये नॉन एक्सेस मॉडिफायर स्टैटिक यूज़ करते हैं तो उसको बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी हम यूज़ कर सकते हैं उस मेथड को। उस मेथड को बनाने यूज़ करने के लिए हमें क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा। तो सोचो अगर मेन को JVM कॉल कर रहा है तो वो मेन का ऑब्जेक्ट बनाएगा फिर उसको कॉल कर पाएगा। तो इसलिए हम स्टैटिक लिख देते हैं। तो मेन का ऑब्जेक्ट नहीं कॉल करना पड़ना, बना क्रिएट करना पड़ता उसको JVM को, इसलिए वो डायरेक्ट कॉल कर सकता है। स्टैटिक इसलिए लिखा जाता है। वॉइड है रिटर्न टाइप। पब्लिक स्टैटिक वॉइड, वॉइड पे आते हैं। वॉइड मतलब रिटर्न टाइप। तो मेन JVM को कुछ रिटर्न नहीं करता, इसलिए उसका रिटर्न टाइप में वॉइड है। अब मेन के ब्रैकेट में आता है स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट ARGS। तो स्ट्रिंग क्लास है। स्ट्रिंग क्लास का एक एरे बना रहे हैं हम, और वो है ARGS का नाम है। नाम तो कुछ भी हो सकता है, आर्बिट्ररी, बस ये बना रहे हैं अभी। तो ऐसा है। अब पब्लिक और प्राइवेट का तो हो चुका है जावा में, रिटर्न टाइप ये सब भी हो चुका है। अब बात आती है दूसरी। अब जो भी अपर केस से स्टार्ट होता है उसको क्लास बुलाया जाता है जावा में। अब स्ट्रिंग क्लास जो है वो प्री डिफाइंड क्लास है, और वो जो ब्रैकेट में जितना पूरा लिखा रहता है स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट ARGS, उसको बोलते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट। वो इसको इसलिए कमांड लाइन आर्गुमेंट बोलते हैं क्योंकि वो कमांड प्रॉम्प्ट से इनपुट लेने के काम में आता है। डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट से इनपुट लिया जा सकता है उसकी हेल्प से। अब ठीक है, उसके अंदर आते हैं। ये मेन क्लास बन गई। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिखेंगे system.out.println हेलो वर्ल्ड या फिर वेलकम टू जावा। ये पहला प्रोग्राम ऐसे बना रहे हैं। तो सिस्टम क्या है? system.out.println। तो सिस्टम है, सिस्टम का S कैपिटल होता है, तो S कैपिटल है मतलब सिस्टम क्लास है। आउट पे आते हैं। आउट है ऑब्जेक्ट रेफरेंस। आउट को बोलते हैं ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ये बाद में पढ़ेंगे।
अब आते हैं प्रिंट एलन पे। प्रिंट एलन के बाद पैरेंथेसिस में वेलकम टू जावा स्ट्रिंग में डबल कोट्स में लिखते हैं। तो प्रिंट एलन इसका मतलब क्या हुआ? प्रिंट एलन हुआ मेथड, क्योंकि मेथड मतलब पैरेंथेसिस जिसके पीछे लगता है वो मेथड होती है, और जावा में प्रिंट एलन प्री डिफाइंड मेथड है एक। तो ऐसा है। अब प्रिंट एलन है यहाँ पे, और एक और होती है इसके ही जैसी प्रिंट एलन, मतलब एल एन इसको इंडिकेट करता है बैकस्लैश एन सी में भी यूज़ किया है हमने, जो कि नेक्स्ट लाइन पे पहुँचाने का काम करता है। तो यहाँ पे उसके लिए एक मेथड ही दी गई है प्रिंट एलन, जो कि नेक्स्ट लाइन पे पहुँचा देता है पॉइंटर को, कर्सर को, ये स्टेटमेंट प्रिंट करने के बाद, या फिर उसमें स्टेटमेंट ना भी दो तो नेक्स्ट लाइन पे पहुँच जाता है उसका पॉइंट कर्सर। तो ऐसा हो गया। अब ये तो ठीक है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस होता है, आउट ये भी बता दिया था। अब जावा में पैकेजेस की बात आती है। तो जावा में जितने भी ये हम क्लासेस मेथड्स ये सब यूज़ करते हैं पैकेजेस से आती हुई कोई सी, जैसे कि सी में C++ में हेडर फाइल्स होती है, उसमें उसके सब फंक्शंस का प्रोटोटाइप वगैरह होता है, जो भी होता है प्री डिफाइंड फंक्शंस का और मेथड्स का। मेथड्स तो नहीं होते उसमें। अब मेथड्स और फंक्शंस में क्या डिफरेंस है? जावा में हम मेथड्स बोलते हैं और सी में हम फंक्शंस बोलते हैं। फंक्शंस एक्चुअली होते हैं जो कि क्लासेस के बाहर डिफाइंड होते हैं, और जो क्लासेस के अंदर हम फंक्शन डिफाइन करते हैं उनको मेथड बोलते हैं एक टाइप से, ऐसा सोच लो। तो जावा में तो सारे ही फंक्शंस क्लास के अंदर डिफाइंड होते हैं, इसलिए सबको ही मेथड बोलते हैं, और सी में तो बाहर होते हैं फंक्शंस, इसलिए उनको फंक्शंस बोलते हैं। तो ये बात है। तो पैकेजेस की बात है, तो पैकेज है क्या एक्चुअली? तो अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन बोले तो पैकेज इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड क्लासेस, ये होगी उसकी प्रॉपर डेफिनेशन। अब पैकेज होता है, पैकेज फोल्डर या डायरेक्टरीज होती है जावा में, जो कि हमें प्री डिफाइंड क्लासेस का कलेक्शन ऑफर करती है ताकि हम उन्हें प्रोग्राम यूज़ करें। और अभी हमने देखा कि सिस्टम और स्ट्रिंग दो क्लासेस थी, क्योंकि उनका पहला अल्फ़ाबेट अपर केस लेटर था, तो ऐसा होता है। और हेडर फाइल जैसा ही बिहेवियर है एक्चुअली, और यहाँ पे हेडर फाइल्स की जगह है पैकेजेस की। और here we don't import any package because in every program Java automatically imports a package known as java.lang. java.lang ऑटोमेटिकली इंपोर्ट किया जाता है जावा के कंपाइलर द्वारा या फिर जिसके भी द्वारा किया जाता है, पर पहले से ही हमारे प्रोग्राम में java.lang नाम का पैकेज होता है, जो कि हमें प्री डिफाइंड क्लासेस को यूज़ करने में हेल्प करता है। जैसे कि हमने सिस्टम क्लास यूज़ करी, स्ट्रिंग क्लास यूज़ करी, तो ये आई कहाँ से? हमने तो इंपोर्ट नहीं करी, तो ये java.lang में थी, जो कि हमने यूज़ कर ली, वो प्री डिफाइंड थी और वो java.lang पैकेज में थी। अब अभी का जो अब ऐसा होता है कि पैकेज इंपोर्ट करने के लिए हम क्या कीवर्ड लिखते हैं, जैसे कि हम वहाँ पे लिखते थे #include हेडर फाइल का नाम और .h, सी में ऐसा लिखते थे। अब इसमें होता है इंपोर्ट कीवर्ड, इंपोर्ट स्पेस java.lang, ऐसे करके पैकेज इंपोर्ट हो जाता है। पर ये तो इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये पहले से इंपोर्टेड होता है। अब जैसे कि हमें उस पैकेज के अंदर की सारी क्लासेस को इंपोर्ट करना है या फिर किसी एक क्लास को इंपोर्ट करना है, तो ऐसे लिखेंगे इंपोर्ट java.lang .string, तो इससे स्ट्रिंग क्लास इंपोर्ट हो जाएगी। सारी क्लासेस को इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट java.lang .star, तो स्टार का मतलब उस पैकेज के अंदर सारी क्लासेस जितनी भी होंगी वो सब इंपोर्ट हो जाएंगे अपने प्रोग्राम में। हाँ, अब आते हैं अगली बात पे। अगली बात है कि अभी जो हम जावा का वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो है जावा 14। करंटली जावा 14 हम यूज़ करते हैं, उस पर वर्क करते हैं, और इसमें 224 पैकेजेस हैं और 4569 क्लासेस हैं। अब इसमें कुछ पैकेजेस होते हैं, जैसे कि लैंग पैकेज है, यूटिल पैकेज है, नेट पैकेज है, AWT पैकेज है, ये पढ़ेंगे हम। अब लैंग पैकेज में होती है मैथ क्लास, सिस्टम क्लास, स्ट्रिंग क्लास, ये, और यूटिल पैकेज होता है जिसमें कि अरेज होती है, स्टैक होता है, स्कैनर जो कि इनपुट लेने के काम में आता है, वो सब क्लासेस होती हैं।
तो अभी हम बाद में पढ़ेंगे। अब इनिशियली तो हम IDE पे वर्क नहीं करते हैं, तो हम CMD पे काम करते हैं। तो CMD पे काम करने के लिए हम प्रोग्राम पहले तो उस फाइल लोकेशन पे जाते हैं। मतलब पहले तो 2 टाइप से हम प्रोग्राम कर सकते हैं, या तो हम फाइल सेव करेंगे कहीं भी और फिर उसका पाथ सेट करके हमें रन करनी होती है फाइल। लेकिन अगर पाथ सेट नहीं करना हो तो पहले हम जाएंगे सी में प्रोग्राम फाइल्स में, फिर उसमें जावा में, उसमें JDK में, उसके अंदर बिन में, वहाँ पे जाके अपना प्रोग्राम सेट करेंगे, सेव करेंगे। और वहाँ पे सेव करेंगे तो फिर हमें पाथ सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्रोग्राम रन करने के लिए इस कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। तो पहले कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे, CD कमांड का यूज़ करके सी प्रोग्राम फाइल्स जावा JDK बिन में जाएंगे और फिर वहाँ पे जाके फाइल को कंपाइल रन करेंगे। अब हमारी फाइल का एक्सटेंशन .java होना चाहिए, तभी वो रन कर पाए, क्योंकि ऑब्वियसली जावा पढ़ रहे हैं हम। तो अब प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए जावा सी नाम का कीवर्ड यूज़ करेंगे। जावा सी स्पेस फाइल नेम अगर हमने टेस्ट रखा है फाइल का नाम, तो जावा सी टेस्ट.java से फाइल कंपाइल हो जाएगी। अब कंपाइल होने के बाद हमारी फाइल बन जाएगी, क्लास बन जाएगी। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कहाँ से चालू होगा? मेन क्लास से। तो मेन क्लास का नाम लिखा, एग्जीक्यूशन के लिए हमें मेन क्लास का नाम का ज़रूरत पड़ेगा। तो कंपाइलेशन होता है जावा सी कीवर्ड से, अब एग्जीक्यूशन होगा जावा नाम के कीवर्ड से। जावा फिर मेन क्लास का नाम, तो मेन क्लास का नाम भी हमने टेस्ट ही रखा था, तो जावा टेस्ट, इसमें .java नहीं लगाना, इसमें डायरेक्ट, क्योंकि वो तो फाइल था। तो जावा टेस्ट, इससे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब कंपाइलेशन के बाद होता है जनरेट बाइट कोड। तो बाइट कोड का जो एक्सटेंशन होता है उस फाइल का, वो होता है .class। तो अगर आप वहाँ पे स्टोर्ड लोकेशन पे जाके देखेंगे तो आपको कंपाइलेशन के बाद एक .class नाम की बाइट कोड फाइल दिखेगी। आप उसको खोल भी सकते हैं, पर वो 0s और 1 के फॉर्मेट में होती नहीं है, यहाँ ही हमारे अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में होती है, तो हमें समझ नहीं आएगी। तो .class नाम से बाइट कोड फाइल सेव होती है, वही क्लास ही होती है। जैसे हम java.test रन कर रहे हैं तो वो मेन क्लास है, लेकिन वो वहाँ पे सेव्ड होगी test.class के नाम से, जो कि बाइट कोड जिसमें स्टोर्ड है कंपाइलेशन के बाद। तो ऐसा है। अब system.out.println पे आए हम। तो ये तो बात हो गई थी /n से न्यू लाइन जनरेट होती है। और इसमें अगर ना कोई कमांड ना भी दें system.out.println वाले मेथड में, तो भी ये न्यू लाइन जनरेट कर देगा। लेकिन system.out.print यूज़ करें तो उसमें हमें आर्ग्यूमेंट देना कंपलसरी है, क्योंकि वो न्यू लाइन भी जनरेट नहीं कर रहा, उसे तो बस आर्ग्यूमेंट चाहिए ही ऑब्वियसली, क्योंकि कुछ तो करेगा, कुछ तो आउटपुट देगा, क्योंकि .println तो न्यू लाइन जनरेट कर रहा है, उसका एक काम तो सक्सेसफुल हो रहा है। लेकिन सिर्फ प्रिंट लिखेंगे तो उसमें आर्ग्यूमेंट देना ज़रूरी है। तो ये हो गई फर्स्ट प्रोग्राम की बात। अब नेक्स्ट टाइम बात